शुरुआत करते हैं और हमारा ये टॉपिक ये सिविल सर्विसेज है। जनरली आमतौर पर बहुत सारी बुक्स में स्पेशली कवर नहीं है, फ्रेगमेंट्स या पार्ट्स में कवर है, बट हम इसे सेपरेटली कवर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मतलब नॉर्मली आप भाषा में समझो आज के आईएएस पीसीएस के बारे में है। अब सिविल सर्विस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आप शुरुआत में बात करेंगे तो भारत में तो प्रजातंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था, तो राजा अपना शासन चलाते थे, अपने हिसाब से ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उनको ऐसी जरूरत लगी, तो उन्होंने सोचा कि यूरोपियनाइजेशन किया जाना चाहिए भारतीय प्रशासन का। यूरोपियनाइजेशन का मतलब ये है कि जैसी प्रशासन की व्यवस्था यूरोप में थी उसी आधार पर उन्होंने भारत में भी प्रशासन की व्यवस्था बनाने की कोशिश करी, और उसी के चलते सिविल सर्विसेज का जन्म होता है। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर पर हमें यह पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके जो उनके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में जो व्यक्ति होते थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, वही सिविल सर्वेंट होते थे शुरुआती, ये मान के चलिए आप। 1784 का जो इंडियन एक्ट आया था, इसमें हमें पता है कि इसमें डुअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था कंपनी के अंदर। डुअल सिस्टम का मतलब ये था, अभी तक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स भी आ गया था यहाँ पर। कंट्रोलर्स का मतलब ये कि कंट्रोल करने वाले आ गए थे, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन थे उस समय। तो 1784 का एक्ट जनरली डायरकी इन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फेमस है। और चार्टर भी आया था 1794 का। तो इसमें हुआ ये कहा है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो नॉमिनेट कर सकते थे कुछ सिविल सर्विसेज में कुछ ऑफिसर्स को। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इट वाज अलीज्ड, और ये ऐसा आरोप लगाया गया कि जब उनको ये पावर दे दी जाती है कि आप कुछ सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हो, तो वो सिर्फ अपनी क्लोज वंस जो होते थे, उनके बहुत नजदीक के मित्र यार होते थे, सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट कर देते थे। बाद में जब बैरन हस्टिंग 1773 के अंदर जब वो भारत आता है गवर्नर बन के, तो उसने ऐसा कहने का मतलब है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने क्या कहा कि भाई आप लोग भ्रष्टाचार मत करो, उससे बेहतर है कि हम आपको वही हाईली पेड देंगे, मतलब तो आपको सैलरी ज्यादा देंगे। किसको बोला? वो सिविल सर्वेंट से। उसने ऐसा तो किया कंपनी के अंदर, लेकिन फिर भी वो करप्शन को खत्म नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये हो सकता है कि बैरन हास्टिंग ने जो पॉलिसी अपनाई थी हाईली पेड दे के, कि ज्यादा तनख्वाह दे के करप्शन को रोका जा सकता है, वो फाइनली पॉलिसी फेल हो जाती है। 1794 का चार्टर आता है, उसमें ये कहा गया कि जिन भी पोस्ट की सैलरी 500 पाउंड पर एनम यानी कि पर प्रति वर्ष होगी, वो सारी की सारी पोस्ट रिजर्व कर दी जाएंगी, और उन्हीं को बोला जाता है कोऑर्डिनेटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेटेड पोस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका कब स्टार्ट किया जाता है? तो द आंसर विल बी इन द ईयर ऑफ 1793 से ये स्टार्ट हो जाता है। 1794 से कोऑर्डिनेटेड पोस्ट। अच्छा, बात ये भी है कि उनको ये ऐसे भी लोग चाहिए थे जो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत थी उनके इंटरेस्ट को सर्व कर पाते। दूसरी बात है, उनको ये भी विश्वास था कि जो भारतीय है वो अनट्रस्टवर्दी, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इनकैपेबल है, इनसेंसिटिव है ब्रिटिश इंटरेस्ट के प्रति। इस वजह से भारतीयों को अपॉइंट नहीं होना चाहिए कोऑर्डिनेटेड सर्वेंट्स के तौर पे। और एक ये भी फैक्ट था कि जब यूरोपियंस में ही बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन था आपस में इन पोस्ट में आने के लिए, तो फिर किसी भारतीय को ये मौका क्यों दिया जाए? तो दीज आर इस तरीके के कुछ प्रेजुडाइसेस ब्रिटिशर्स के माइंड में थे, जिसकी वजह से इंडियंस को शुरुआती दौर में कोऑर्डिनेटेड सर्वेंट्स में जो रिजर्वेशन बुक किया गया उनमें उनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। अपार्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आता है 1784-85 के अंदर। तो वो यूरोपनाइजेशन करने की कोशिश करता है पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसने क्या किया कि जो बैरन हास्टिंग ने पहले से ही हाईली पेड पोस्ट बना दिए थे, और ज्यादा पे स्केल बढ़ा दी किसकी? सिविल ऑफिसर्स की। लेकिन फिर उसने सैलरी तो बढ़ा दी, लेकिन जो सिलेक्शन का तरीका था और जो ट्रेनिंग का था, उसमें उसने कोई सुधार नहीं किया, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फाइनली ही इंट्रोड्यूस्ड कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स का ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट किया जाता है, वो किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के तौर पे। तो याद रखने का तरीका, सी से कॉर्नवालिस और सी से कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स। अब कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स का मतलब ये है, तो दो पार्ट्स हो गए थे, एक था कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स और एक थे अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब आप ये समझ लीजिए, जो उच्च वर्ग के हैं, जो हायर पोस्ट थी, जैसे कि, और इनका अपॉइंट जो करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे, तो जनरली इन पोस्ट पर यूरोपियंस ही आसीन होते थे। अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स सबऑर्डिनेट पोस्ट थी, छोटी पोस्ट थी,
और इनमें जो लोकल ऑफिसर्स थे, जनरली ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे जो फोर्ट विलियम की अथॉरिटीज थी। मतलब फोर्ट विलियम क्या था, जरा अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है लॉर्ड बेलिजी। लॉर्ड बेलिजी ने इनको कहा कि द इंडियन एम्पायर, उसने ये कहा कि इंडियन एम्पायर यानी कि जो भारतीय साम्राज्य है उसमें जल्दी से जल्दी हमें सुधार करने की जरूरत है। विद द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, उसने ये कहा कि जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार होगा हमें यहीं पर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा। और इसी के लिए उसने सबसे पहले क्या सोचा, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में। कहां पर? कलकत्ता में। किसने? लॉर्ड बेलिजी ने। और इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में इंडियन जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेन किया जाता था। लेकिन बात यह होता है कि जब इस फोर्ट विलियम कॉलेज में जब लोकल इंडिया के अंदर ही जब ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाने लगा, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो थे उनको दिमाग में ऐसा लगा, चूंकि ये सारे के सारे ट्रेंड ब्रिटिश मतलब इंडिया में किए जा रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि ये एंटी ब्रिटिशर्स हो जाए। इसी वजह से ठीक अगले 2 साल के बाद 1802 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज बंद भी कर दिया जाता है। 1805 में ईस्ट इंडिया कॉलेज स्थापना की गई थी हेडफोर्ड में। वहीं पर आप सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती थी। किस जगह पर? हेडफोर्ड में। और बाद में ये हैलीबरी 1809 में वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फाइनली कहने का मतलब है कि हैलीबरी में सिविल सर्वेंट्स इंग्लैंड के अंदर वहां पे ब्रिटेन में क्या करते थे, 2 साल की इनकी ट्रेनिंग हेल्ड होती थी। 1813 की बात करें, बैरन हास्टिंग के अंदर स्लो एक ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि एक धीमी प्रक्रिया शुरुआत तो हुई कि जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में इंडियनाइजेशन होने लगा। सबऑर्डिनेट सर्विसेज का मतलब है जो अनकॉर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज होती थी उनमें धीरे धीरे भारतीयों को अब मौका मिल रहा था। लेकिन कॉर्डिनेटेड जो पोस्ट थी वो अभी भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही रिजर्व थी। लेकिन तब भी सिर्फ को जो कॉर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट थी उनकी पोस्ट रिजर्व किसके लिए थी? अब भी यूरोपियंस के लिए थी। दैट मीन्स कि इंडियंस अभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। इसी क्रम में चार्टर आता है 1833 का। इसमें कहा गया कि इंट्रोडक्शन, इसमें उन्होंने क्या शुरुआत करी कि कंपटीशन होना चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट। कि अभी तक क्या होता था, जो कॉर्पोरेटेड सिविल सर्वेंट्स में जो डायरेक्टर्स होते थे कंपनी के, वो अपॉइंट करते थे किनको? कॉर्पोरेटेड सिविल सर्वेंट्स को। तो अब ये बोला गया कि भाई अब कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन अब कंपटीशन किन में होगा? ओपन, कोई भी व्यक्ति आ जाए, ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी उठ के आ जाए, उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन के लिए भी जो नाम नॉमिनेट किए जाएंगे डायरेक्टर्स के द्वारा। तो बात तो वही हो गई ना। 1833 में भले ही जो एक्ट आया था, लेकिन अभी भी जो नॉर्मल पीपल था, जो इंडियंस थे, उनको ओपन कंपटीशन अभी भी ओपन नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब हो सकता है कि 1833 का जो एक्ट था वो भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल सिद्ध नहीं होता इंडियंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन सिविल सर्विसेज। तो याद रखना है कि 1833 के एक्ट में कंपटीशन की बात तो करी गई है, लेकिन ओपन कंपटीशन की बात नहीं करी गई है। कंपटीशन किनके मध्य होना होना था रिक्रूटमेंट के लिए? जो कि नॉमिनेट किए जाते डायरेक्टर्स के द्वारा। फाइनली 1853 में इन 1853 ओपन कंपटीशन फॉर कॉर्पोरेटेड सिविल सर्विस स्टार्ट हो जाता है। अब इस बार ओपन का मतलब होता है किसी के लिए भी, ओपन ओपन है, एकदम खुला है, जो भी आना चाहे कॉर्पोरेटेड सिविल सर्विसेज में आ सकता है कंपटीशन यानी कि एग्जाम देकर। लेकिन इसकी भी अपनी कोई ड्रॉबैक्स थी अभी भी, क्योंकि एग्जाम सिर्फ इंग्लैंड में ही होता था और जो सिलेबस था उसमें ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश जैसी भाषाएं थी, जो कि अंग्रेजी लोगों को ज़्यादा आती थी और इंडियंस को इस प्रकार की लैंग्वेजेस कम आती थी, या फिर उन्हीं की आती थी जो बहुत ज़्यादा एलिट क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया हुआ था। इसके अलावा धीरे धीरे एज लिमिट भी कम होती गई है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट रखी गई, या मिनिमम एज लिमिट रखी जाएगी तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन होगी वो एज ब्रैकेट से बाहर हो जाएगी। ये बुरा साइन था इंडियंस के लिए। जैसे 23 से 22 साल कर दी गई 1860 में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 21 वर्ष कर दी गई 1866 में, और फिर बाद में उसको 19 वर्ष कर दिया गया। तो 22 वर्ष 1860 में, 21 वर्ष 1866 में। और फाइनली जो एज लिमिट थी वो 22 से 24 साल फिर बढ़ा दी गई, कब? 1904 में। मैकाले कमेटी जो आती है, तो मैकाले कमेटी ने इंडिया को पहली मॉडर्न सिविल सर्विस दी है, कब? 1854 में। ठीक है, क्योंकि 1853 में ये ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। जिन्होंने रिकमेंड किया पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी शुड बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सिविल सर्विसेज। उन्होंने कहा कि अभी जो टेम्पररी सिस्टम चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करते हैं, इसको हटाकर अब परमानेंट सिविल सर्विसेज बनाई जानी चाहिए। वो भी क्या आधार होना चाहिए? मेरिट के बेस पर, अपॉइंटमेंट के आधार पर नहीं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी अपॉइंट कर रहे थे। ठीक है, इसी वजह से भारत का पहला कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो 1855 पे संपन्न हुआ, मैकाले कमेटी 1854 की सिफारिश पर। क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन किया, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, हमें पता है।
फिर 1858 का क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन भी हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा, एश्योरेंस दिया, क्या एश्योरेंस दिया उन्होंने कि आवर सब्जेक्ट्स ऑफ वॉट एवर रेस और क्रीड बी फ्रीली एंड इम्पार्शली एडमिटेड टू ऑफिस और सर्विस, कि कोई भी धर्म जाति के लोग हों वो ओपनली किसी भी इम्पार्शली यानी कि एकदम स्पष्ट तौर पर, ठीक है, किसी भी ऑफिस में एडमिट किए जा सकते हैं, बट इसको ये सिर्फ कागजों पर रही उनकी ये बात, ये कभी भी धरातल पर नहीं उतर सकती। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में आता है और इस एक्ट ने रिजर्व कर दिए कुछ निश्चित ऑफिस कॉन्वेनेंट सिविल सर्विसेज के लिए। कहने का मतलब है जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 आया था, इसने कॉन्वेनेंट जो सिविल सर्विसेज थे उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन, मजबूत कर दिया। आगे बात करेंगे 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने क्वालिफाई करी इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ड्यू टू द रिपीटेड पिटीशंस, इसके बाद में क्या होता है कि अब इस समय तक देखो, अब लगभग इंडियन नेशनलिस्ट थे, कुछ रीजनल जो पार्टीज थी वो अब प्राइम उस पे अपने एरेना में काम करनी स्टार्ट कर चुकी थी इंडिया के अंदर। उन्होंने बार बार ये डिमांड करी कि जो एग्जाम है वो क्या इंडिया में होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक कंप्रोमाइज फॉर्मूला ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे प्रस्तुत किया कि 1878-79 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को उन्होंने स्टार्ट किया। तो देखो, कॉर्नवालिस ने 1793 में जो कोड बनाया था, कॉर्नवालिस ने इन 1793 में जो कोड बना था, उससे कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई थी, और जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की स्थापना होती है वो 1878-79 में स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये था कि इंडिया के जो नोबिलिटी अभिजात वर्ग था और जो लोग मेरिट वाले थे, वो कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता था, कुछ जो रिजर्व पोजीशन थी उनमें, ठीक है। बट इंडियंस फ्रॉम रिस्पेक्टेड क्लास वर मोस्टली चूजन बाय लिटन, लेकिन सीधी सी बात है, जो अभिजात वर्ग था उसका भी चुनाव कौन करता था? लिटन। लिटन यानी कि अब जो गवर्नर जनरल थे वही कर रहे थे, वाइसरॉय कर रहे थे। अब हमें ये पता 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने का निर्माण हो चुका था, तो उन्होंने जो डिमांड्स उठाई है, उन्होंने कहा कि लोअरिंग ऑफ एज लिमिट, कि आप जो एज कम करते चले जा रहे हैं इसको बढ़ाइए। इसके अलावा होल्डिंग द एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंडिया, की भारत में भी एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम उस समय सिर्फ इंग्लैंड में हो रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड थी। इसके अलावा इन्हीं की मांग को पूरा करने के लिए कह सकते हैं, या फिर इसी मैटर को देखने के लिए 1886 में एचिंसन कमीशन की स्थापना करी जाती है, जिसका संबंध सिविल सर्विसेज से है। एचिंसन कमीशन का जो चेयरमैन था वो था सर चार्ल्स अम्पर हस्टन एचिंसन। तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दी, जरा वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए एंट्री की वो कितनी हो जाएगी? अधिकतम उम्र 23 वर्ष हो जाती है। 23 वर्ष के बाद आप बंद हो जाएंगे। इसके अलावा एचिंसन कमीशन ने जो डिमांड हो रही थी कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया में होना चाहिए, इस डिमांड को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। याद रखिएगा, एचिंसन कमीशन ने इस डिमांड को नहीं माना। ये डिमांड तो 1921 में जाके मानी जाएगी 1919 के एक्ट के अनुसार। तो अब जब उन्होंने ये डिमांड तो मना कर दिया मानने से, बट इसके लिए उन्होंने कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस दिया होगा एचिंसन ने, तो आप ये कह सकते हो 3 टियर क्लासिफिकेशन एचिंसन ने किया। अब 3 टियर में इंपीरियल सिविल सर्विसेज रखी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज रखी, और रख दिया इन्होंने सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। इंपीरियल सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन जो होता था वो इंग्लैंड में होता था, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है उसका एग्जामिनेशन इंडिया में होता था, और जो सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज है उसका एग्जामिनेशन भी इंडिया में होता था। तो अब आप ये कहोगे कि एचिंसन कमीशन ने ये डिमांड मान तो ली है कि एग्जामिनेशन इंडिया में तो होने लगा। अरे भाई, मेन तो ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज है जो हायर पोस्ट के लिए है, इस पे वाद विवाद तो इसी को लेकर है कि इसका एग्जाम होना चाहिए था इंडिया में, बट ये उन्होंने प्रोविजन क्या रखा इंग्लैंड में। अब एक बार रिकॉल करते हैं, देखिए कॉर्नवालिस ने ना कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज की स्थापना करी थी, ठीक है। कॉर्नवालिस जो कोड आया था इन द ईयर ऑफ 1793, वहां से ये कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज स्टार्ट होती है। 1878 और 1879 के अंदर हम क्या देखते हैं, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज स्टार्ट होती हैं। अब जो एसेंशियल कमीशन आया 1886, इसके अंतर्गत 3 टियर क्लासिफिकेशन होता है। वो इंपीरियल सिविल सर्विसेज है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज है। तो ये कब कौन सी सिविल सर्विसेज का क्लासिफिकेशन हुआ, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा तो अब सीधी सी बात ये है कि जब इंपीरियल सिविल, जब 3 टियर क्लासिफिकेशन एसेंशियल कमीशन ने कर ही दिया है, तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को तो खत्म कर ही दिया हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का जो प्रोविजंस थे वो किस ईयर खत्म किए गए, या फिर किस कमेटी की रिपोर्ट्स पर? तो एसेंशियल कमीशन। इसके अलावा जो
कॉबिनेंटेड या फिर अनकॉबिनेंटेड जो टर्म्स इस्तेमाल होते थे अब उनको भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ ये टर्म इस्तेमाल होंगे इंपीरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज, राइट। इसके अलावा सर्टेन सीट्स इन इंपीरियल टू बी फिल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल, और ये भी कहा गया कि जब ये प्रोविंशियल पे जो लोगों का भी अपॉइंटमेंट होगा, जब वो कुछ साल यहाँ पर काम कर लेंगे तो उनका प्रमोशन इनमें हो सकता है। स्टेटुटरी सिविल सर्विसेज वॉज एबोलिश्ड, ये पता कर चुके हम लोग पहले, चलिए। हाँ, अब ये कहा गया कि आईसीएस वर नाउ टू बी फिल्ड इन थ्रू प्रमोशन फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज, ये अभी बताया है कि प्रोविंशियल सर्विसेज से प्रमोट होकर कुछ लोग इंपीरियल सिविल सर्विसेज में काम कर सकते हैं। 1886 के बाद ये कहा गया, इट वाज कॉल्ड एज, इनको क्या कहा जाने लग गया, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, और उनके जो मेंबर होते थे वो अपॉइंट किए जाते थे अंडर सेक्शन 32 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार। 1914 में हम देखते हैं कि सिर्फ 5% इंडियन सिविल सर्विसेज में 1942 आते आते 597 इंडियंस थे और 588 ब्रिटिशर्स थे। तो 1942 में इंडियंस ज्यादा हो पाए ब्रिटिशर्स से। बात करते हैं 1893 में। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में, देखो 1885 में जब उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया कि इंडिया में साइमल्टेनियस एग्जाम्स होना चाहिए सिविल सर्विसेज के। कौन से सिविल सर्विसेज के? इंपीरियल सिविल सर्विसेज के। तो अब उसके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक रेजोल्यूशन पास तो हुआ 1893 में, बट कभी भी एग्जाम हो नहीं पाया उस समय। किम्बरले जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने कहा कि इट इज इंडिस्पेंसिबल दैट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज शैल ऑलवेज बी यूरोपियंस। वो कहना है कि ये संभव नहीं है, ये इंडिस्पेंसिबल है कि हमेशा जो सिविल सर्विसेज में अधिकतर जो लोग हैं वो सिर्फ यूरोपियंस रहे। कहने का मतलब ये कि हमें आज नहीं तो कल इंडियंस को इसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। इसके तो 1893 में, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेजोल्यूशन तो पारित हुआ। ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बट कभी वो धरातल पर चीजें नहीं उतर पाई। इस्लिंगटन कमीशन की बात करते हैं। इस्लिंगटन कमीशन 1912 में आया था, इसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है पब्लिक सर्विसेज के उस पे। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे 1915 में। उन्होंने कहा कि जो सर्विसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अब वो क्लास 1 और क्लास 2 सर्विसेज के रूप में जानी चाहिए। इस्लिंगटन ने, इस्लिंगटन जो क्लास है ना, वो इस्लिंगटन कमीशन ने स्टार्ट किया है, और जो टियर सिस्टम है इंपीरियल और ये सब एचिंसन ने किया था। 25% जो सुपीरियर पोस्ट होंगी वो इंडियंस के द्वारा भरी जाएंगी। अब ये डेटा जो है ये 25%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने एक बार दे दिया था कि मोर देन 50%, नहीं तो ये सिर्फ 20% की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 इयर्स का होगा डायरेक्ट रिक्रूट्स का, और रिक्रूटमेंट जो सुपीरियर पोस्ट होगी शुड बी मेड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन इंग्लैंड, आधा भारत में होगा और आधा इंग्लैंड में। तो इस प्रकार की रिकमेंडेशंस करी इस्लिंगटन कमीशन ने। कहने का मतलब है पूरे एग्जाम्स इंडिया में हो, ऐसा अभी भी इस्लिंगटन कमीशन ने नहीं माना है। मैंटफोर्ड रिफॉर्म्स आ जाते हैं 1919 से में। स्टेटेड ए रियलिस्टिक पॉलिसी, उन्होंने कहा कि भारत में हमें एक अगर जिम्मेदारी सरकार की व्यवस्था करनी है तो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को हमें पब्लिक सर्विसेज में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। रिकमेंडेड होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जाम इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। एक स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि जो मैनफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंग्लैंड में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, सॉरी इंडिया में होने चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो इसी आधार पर 1919 के बाद ही आप देखेंगे 1900 अभी एक ये कमीशन आएगा, ली कमीशन। तो 1922 के बाद आईसीएस एग्जाम स्टार्ट होने लग गए थे, कहां पर? इंडिया के अंदर। और किसकी सिफारिश पर? मैनफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है ना, जो जो उसका 1919 का जो एक्ट आया था उसके अनुसार। ली कमीशन आता 1921 में, ये भी, इसको भी एक तरीके से रॉयल कमीशन बोला गया है। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट शुड कंटिन्यू टू रिक्रूट। इसने क्या देखो सिफारिश से दी, वो कह रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है ना, जो इंग्लैंड में बैठता था ब्रिटेन में और इंडियन अफेयर्स का मामला हैंडल करते थे, उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। जो इंडियन जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज है उनमें रिक्रूटमेंट तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही करे। और क्योंकि दो इंपॉर्टेंट पद होते थे उस समय के, जो बड़े क्रूशियल जो डिपार्टमेंट्स होते थे, वो उस पे जो जो सिविल सर्विसेज अपॉइंट होती थी वो आईसीएस के अंतर्गत आता था, यानी कि इंपीरियल वाले। जैसे कि इरिगेशन, कैनाल्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाई है ब्रिटिशर्स ने, ठीक। इंजीनियर्स वगैरह जो थे वो इसमें इंपीरियल में आते थे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह था, ये सब किस में आते थे? इंपीरियल सिविल सर्विसेज में। अच्छा, फॉरेस्ट क्यों सिविल सर्विसेज में आता है? क्योंकि फॉरेस्ट उनके लिए जरूरी थी, किसके लिए?
फॉर वुड के लिए जरूरी थी वुड, वुड से बनाते थे वो स्लीपर्स, स्लीपर्स का मतलब है इसका प्रयोग होता था ट्रेन के लिए, तो ट्रेन की पटरियां उनको बिछानी थी और ये पूरे दुनिया में वो यही स्लीपर्स इंडिया से ले जाकर वो इंडिया दैट मीन्स कि साउथ एशिया ईस्ट एशिया से ले जाकर ये सप्लाई भी करते थे, तो दैट्स वाई इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट थे दे वर क्वाइट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट एंड कम्स अंडर द इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कुछ अब उन्होंने क्या कहा है कि जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज है जिनके पद बहुत क्रूशियल होते हैं उनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही रिक्रूट करेगा सिविल सर्वेंट्स, लेकिन जो ट्रांसफर्ड फील्ड्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि शिक्षा जहाँ पे खर्च ही खर्च है, सिविल मेडिकल सर्विसेज, ये कह रहे हैं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले कर दो, वो अपना रिक्रूट करते रहेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ICS ऑन बेसिस ऑफ 50 पैरिटी बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडियंस भी रिच्ड इन 15 ईयर्स, और कह रहे हैं कि जो आधा आधा जो रेशियो है ना सिविल इसमें ICS में इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में ये 15 वर्षों में पहुंच जाएगा धीरे धीरे करके, अभी हमारा मूड नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन तुरंत ही इमीडिएटली एस्टेब्लिश होना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट में कहा गया था। तो कहने का मतलब है कि ली कमीशन ने भी एक बीच का रास्ता देने की बात कही है, इंडियंस का कभी फेवर किसी कमीशन ने नहीं किया। आगे देखते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे सर रोस बार्कर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले चेयरमैन यूपीएससी के सर रोस बार्कर। इसके अलावा ऑल इंडिया एंड क्लास 1 सेंट्रल सर्विसेज वर डेसिग्नेटेड एज सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एज अर्ली एज 1924 से। इसके अलावा 1934 में अगर आप बात करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में वो 7 ऑल इंडिया सर्विसेज उस समय थी, उसमें से 5 थे सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि जो सेंट्रल डिपार्टमेंट की जो 5 पोस्ट होती थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में आती थी और जो 3 होती थी वो प्रोविंशियल और इंपीरियल कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, इसने क्या कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक प्रोविंस में एस्टेब्लिश होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया किस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्योंकि 1919 एक्ट ने कहा था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो, लेकिन हर एक प्रोविंस में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई 1935 में आता है। आइए थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं एचिंसन कमीशन कब आया है, आपको याद होगा 1886 में। इस्लिंगटन कमीशन कब आया है, 1912। ली कमीशन कब आया है, 1921 में। एचिंसन कमीशन ने 3 टियर क्लासिफिकेशन किया है, 3 टियर क्लासिफिकेशन किया है। इस्लिंगटन ने कहा है कि इसको हम क्लास 1 और क्लास 2 में इसको डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। और ली कमीशन ने क्या कहा है कि जो ICS जो इंपॉर्टेंट पद है वो स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वही फिल करता रहेगा। अच्छा, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कहा गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, तो वो है 1919 एक्ट। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कहा जाता है कि हर एक प्रोविंस में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, बताइए, ये है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। अच्छा, कॉन्वीनेंटेड ये जो पोस्ट है ये गठन करने वाला गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है, तो सी से कॉन्वीनेंट और सी से कौन है, कॉर्नवालिस, राइट। क्या एजेंसन, अच्छा अब ये बताइए किस ईयर से या किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर कॉन्वीनेंटेड और स्टैट्यूटरी जैसे वर्ड खत्म कर दिए गए हैं, तो आंसर है एचेंसन कमीशन। एचेंसन कमीशन ने 3 टियर क्लासिफिकेशन किया था, कौन कौन सा, इंपीरियल, एक प्रोविंशियल किया था और एक किया था सबऑर्डिनेट। अच्छा, तो अब बताइए जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जो कही जाने लग गई थी वो किस ईयर से, 1878 से 79 में। इसके अलावा 22 वर्ष मैक्सिमम एज कर दी गई थी 1860 में और 21 वर्ष उम्र कर दी गई थी 1866 में, तो 21 का संबंध 66 से, 22 है 1860 में। ये था ओवरऑल चीजें सिविल सर्विसेज के बारे में। थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल।